बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम मैकेनिक्स 2 जो है उसका जो लेक्चर नंबर 2 है जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 1 में जो है आप लोगों ने जो है वो देखा है कि किस तरह हम मैनी पार्टिकल सिस्टम को डील करते हैं, किस तरह हम उसकी जो है हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं, किस तरह से जो है हम उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हम लिखते हैं। हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन जो है सिस्टम उसको भी देखा है, किस तरह से उसका जो है हैमिल्टोनियन जो है हम लिख सकते हैं। और फिर हमने ऑपरेटर जो है परमुटेशन या एक्सचेंज ऑपरेटर जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है और देखा है कि किस तरह से पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपस में चेंज करने से या पार्टिकल्स को आपस में एक्सचेंज करने से वेव फंक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमने मैनी पार्टिकल सिस्टम का जो है वो वेव फंक्शन जो है वो देखा है कि किस तरह लिख सकते हैं, या स्टेट फंक्शन जो है वो हम किस तरह उसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरली जो है हमने पहले लेक्चर में इसका जो है इंट्रोडक्शन किया था। आज जो है हम फर्दर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और उनके जो है हैमिल्टोनियन हम कैसे लिख सकते हैं और उनको जो है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो है सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ये हमारे पास सिस्टम है, इसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरह इसका जो है हम हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं और किस तरह जो है इसका जो है वेव फंक्शन लिख सकते हैं और किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं इस सिस्टम को। तो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके पास वो हम एक दूसरे के साथ वो मुख्तलिफ हों और आसानी के साथ उनके पाथ को ट्रैक किया जा सकता हो। ठीक है, वो या अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस नहीं करते हैं, आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है। नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, या एक की जो मोशन है दूसरे की मोशन को जो है वो इन्फ्लुएंस या इफेक्टिव जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम को जो है हम डायनामिक्स समझेंगे। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स? वही डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं। डिस्टिंग्विशेबल हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो किस लिहाज से मुख्तलिफ है? हम यहाँ पे जो है वो फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टी जिस लिहाज से वो मुख्तलिफ हैं वो हम उसको जो है हम कहते हैं कि वो मैस है। तो आपके पास n पार्टिकल्स हैं, उसमें कोई ith पार्टिकल है जिसका मैस m ऑफ i है। ओके, अगर उसका मैस m ऑफ i है तो उसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल जो उसके ऊपर वो एक्सपीरियंस करेगा, वो महसूस करेगा, वो होगा v ऑफ i। और यहाँ पे z ऑफ i जो लिखा हुआ है ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट्स को। जैसे कि हमने प्रीवियसली जो लास्ट लेक्चर है उसमें भी हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो टोटल पोटेंशियल जो है v पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल ऑपरेटर जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो वो हम इस इक्वेशन से है वो जो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल किसी भी ith पार्टिकल का पोटेंशियल ये है, तो हमें टोटल निकालना है तो सभी पार्टिकल का पोटेंशियल ढूंढना होगा और फिर सबको सम करना होगा और सम करके आपके पास जो है ये टोटल पोटेंशियल जो है वो आपके सामने आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टर्म जो है ये समीशन में है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आई जो है वो 1 से n तक है, यानी कि आई 1 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो पहले पार्टिकल का पोटेंशियल, फिर समीशन शो करेगा प्लस, और फिर आई 2 हो जाएगा सेकंड पार्टिकल का। इसी तरह करते हुए आप जो है सारे पार्टिकल्स के पोटेंशियल को सम करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम का पोटेंशियल जो है टोटल वो यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। और हैमिल्टोनियन इसके लिए हम फिर कैसे लगेंगे? अगर आपके पास अब पोटेंशियल आ गया है तो हैमिल्टोनियन आप लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। और ये जो टर्म है इसमें हैमिल्टोनियन की, ये आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। और ये दूसरी जो है ये पोटेंशियल जो है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है।
पोटेंशियल टर्म को, जो पार्टिकल का पोटेंशियल है, जो पार्टिकल के ऊपर जो पोटेंशियल है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपने देखा था पहले जो हैमिल्टोनियन हमारे पास था उसमें समेशन इसके साथ था, इसके साथ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ए आपके पास जो पोटेंशियल था वो एक ही था। यहाँ पे आपने देखा कि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है और टोटल पोटेंशियल जो है वो सम के साथ आप निकाल सकते हैं। तो ये सम इधर भी मौजूद है और इसीलिए ये यहाँ से जो है निकाल के कॉमन लेके बाहर आ गया है। ठीक है, तो आपके पास ये जो है वो टोटल हैमिल्टोनियन है ये सारा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एच के साथ। तो हैमिल्टोनियन इज़ इक्वल टू दिस टर्म। और ये जो आप ब्रैकेट में हैं आप इसको जो है गौर से देखें तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी टर्म है किसकी, ith पार्टिकल की, और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म है किसकी, ith पार्टिकल की। तो ये आपके पास जो इस ब्रैकेट में लार्ज ब्रैकेट के अंदर ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों मिला के आपको ith पार्टिकल का जो है हैमिल्टोनियन जो है उसकी वैल्यू दे रहे हैं। तो आप टोटल हैमिल्टोनियन कैसे निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो आप सबको सम करेंगे वन बाय वन और आपके पास टोटल हैमिल्टोनियन जो है वो आप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वही जैसे मैंने अभी बताया कि एच ऑफ आई जो है वो किसी भी ith पार्टिकल का जो है वो हैमिल्टोनियन है। ठीक है, और टोटल हैमिल्टोनियन जो है इसको सम करके जो है वो हम कर सकते हैं। ओके, इसी तरह आपको पता है आपके पास जो है n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो हर एक पार्टिकल का एक हैमिल्टोनियन होगा, ये ith का है, इसी तरह jth का होगा। और क्योंकि ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं इसीलिए जो आपके पास ith पार्टिकल का हैमिल्टोनियन है ये कम्यूट करेगा jth पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के हैमिल्टोनियन के साथ, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को, जो आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किसी एक फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर, ये जो ऑपरेटर होगा ये सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल उसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होगा जिसके लिए ये ऑपरेटर होगा, और दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा या दूसरे के वे फंक्शन के अंदर ये कोई चेंज नहीं लेके आएगा, जिसकी वजह से आप साइमल्टेनियस जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। और आप जो है देखेंगे कि ith पार्टिकल का जो हैमिल्टोनियन है वो कम्यूट करेगा jth पार्टिकल के हैमिल्टोनियन के साथ। ठीक है, इसी तरह पोजीशन ith पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर जो है ऑपरेटर जो है वो कम्यूट करेगा jth पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर के साथ, इसी तरह मोमेंटम भी। ठीक है, ओके, जो हमने पहले देखा है कि कम्यूटेशन जहाँ होल्ड नहीं करता उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जब आप एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उसी पार्टिकल के ऊपर तो उसका वेव फंक्शन वो ऑपरेटर में चेंज कर सकता है, वो चेंज कर देता है। और जैसे ही आप दूसरा जब ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो फिर वो पहले वाली स्टेट की वैल्यू आपको नहीं दे रहा होता है, वो चेंज स्टेट की वैल्यू देता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आप साइमल्टेनियस मेजरमेंट नहीं कर सकते, इन दो ऑपरेटर्स को अप्लाई नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, और आप साइमल्टेनियस एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने इसको जो है आप लोगों ने कम्यूटेशन को रिलेट किया होगा पहले कोर्स में क्वांटम मैकेनिक्स 1 में, तो यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि ये पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग हैं इसलिए जो है आप यहाँ पे जो है साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर। ओके, अब लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर n पार्टिकल सिस्टम के लिए। ओके, तो ये आपके पास फेमस श्रोडिंगर इक्वेशन है एच साई इज़ इक्वल टू ई साई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये h क्या है, ये टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम है जो कि हमने इंडिविजुअल हैमिल्टोनियन के सम करके बनाया है, और ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल का ये वेव फंक्शन है। यहाँ पे ये जो आपको पास n1 n2 और n3 जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम नंबर्स को। ये हम एग्जांपल जब करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये क्वांटम नंबर्स कौन से क्वांटम नंबर्स हैं। वैसे तो आप 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में जानते हैं कि आपके पास क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये उस पार्टिकल के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है। ये n1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल के क्वांटम नंबर्स, ये n2 सेकंड पार्टिकल के क्वांटम नंबर्स, और ये n3 थर्ड पार्टिकल के जो क्वांटम नंबर्स इस्तेमाल होंगे ये उनकी वैल्यू जो है यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो है आपके पास यहाँ पे z1 z2 अप टू zn ये आपको जो है शो कर रहा है कोऑर्डिनेट्स का, उन पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स z1 z1
Z2 जो है वो सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं और Zn जो है nth पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपके पास E, कैपिटल E, N1, N2, N3 ऑब्वियसली ये क्वांटम नंबर्स हैं। ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, ठीक है। आपके पास अगर n पार्टिकल्स हैं तो आप टोटल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास अगर एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है तो आप और दूसरे पार्टिकल की E2 है तो आप सभी पार्टिकल्स की एनर्जी को ऐड करेंगे तो यू विल गेट टोटल एनर्जी हेयर E, और ये आपके पास वही वेव फंक्शन। ठीक है, तो H साई इज इक्वल टू E साई जो है वो आपके पास जो है श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, फॉर n पार्टिकल सिस्टम मैंने ये श्रोडिंगर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा है। अब जो है ये ओके, यहाँ पे आप देखें कि मैंने H की वैल्यू जो है हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। ठीक है, ये देखें काइनेटिक एनर्जी टर्म और ये आपके पास वही पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो कि मैंने सम की फॉर्म में लिखी थी। ठीक है, और ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन है और ये आपके पास एनर्जी, मैंने अभी भी कहा कि वो कैपिटल एनर्जी क्या चीज़ है, टोटल एनर्जी का सम में ये नीचे दिया हुआ है। कैपिटल एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 की एनर्जी प्लस पार्टिकल 2 की एनर्जी, पार्टिकल 3 की एनर्जी अप टू पार्टिकल, जब सबको सम कर देता हूँ आई विल गेट टोटल एनर्जी। तो आपके पास जो है आप इसको समेशन की फॉर्म में इस लिख सकते हैं। तो मैंने En1 N2 अप टू n ऑफ n को जो है रिप्लेस कर दिया है दिस समेशन, इस समेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, तो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में बन गई। ओके, अब जो है आपके पास जो राइट हैंड साइड है इसको मैं उठाकर लेफ़्ट साइड पे ले गया हूँ। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे ले जाने के बाद मैंने समेशन जो है वो कॉमन ले लिया है क्योंकि सभी में समेशन एक सही है। ठीक है, समेशन कॉमन आ गया है और ये टर्म जो है आपके पास ऐसे बन गई है। ठीक है, और वेव फंक्शन कॉमन ले लिया टर्म में तो आपके पास आ गया। तो आपके पास ये इस राइट हैंड साइड की जो टर्म है इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाकर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। ठीक है, ओके। और इसके बारे में तो आपको पता है, हमने डिफ़ाइन किया है। ये क्या है, ith पार्टिकल का हैमिल्टोनियन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ith पार्टिकल का हैमिल्टोनियन, और ये आपके पास एनर्जी किसकी है, ith पार्टिकल की एनर्जी है। ठीक है, और ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन है इज इक्वल टू 0। आप इसको जो है, क्योंकि ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो समेशन के अंदर वाली सारी टर्म है ये 0 के बराबर है। तो आप जो है ये इस टर्म को जो है वो 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो आपने इसको 0 के बराबर लिख लिया। अब आप देखें ये ith पार्टिकल का हैमिल्टोनियन है, मतलब ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, ith पार्टिकल के वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा और jth पार्टिकल के वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि hi और hj जो है ये कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि नॉन इंटरेक्टिंग है, दैट्स वाई। तो ये सिर्फ ith पार्टिकल के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। तो इसका मतलब जो वेव फंक्शन का ये टोटल वेव फंक्शन है उसमें ये उस वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा जो कि ith पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा। ठीक है, और बाकी जो है वो इसके लिए कांस्टेंट के तौर पे एक्ट होंगे। तो वो इक्वेशन ये आपकी जो ऑपरेटर्स की लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे बचेगा वो ith पार्टिकल का वेव फंक्शन। तो क्योंकि ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो वेव फंक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली किसको, प्रोबेबिलिटी को। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक रीजन जो है वो आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं वेव फंक्शन के साथ। तो आपको पता है कि अगर आपके पास इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों तो आप कंपाउंड प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने टोटल वेव फंक्शन, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल कंपाउंड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये सिंपल देखें, ये पहले पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, ये दूसरे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, ये दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास टोटल वेव फंक्शन जो है वो निकल आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो सिग्नेचर, ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे समेशन रिप्रेजेंट करता है
सम को, और ये वाला साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ ith पार्टिकल वाला जो वेव फंक्शन है वो इस साइड पे रहेगा, जिसके ऊपर इसने अप्लाई होना है, इस ऑपरेटर ने, हैमिल्टोनियन ने, और ये जो एनर्जी है इसने, और बाकी जो है वो सारे के सारे इस साइड पे चले जाएंगे और वो उस तरफ जाके वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो सिंपली आपके पास जो है यहाँ पे वो कौन सी टर्म बचेगी, ith पार्टिकल का वेव फंक्शन बचेगा। ओके, तो आपके पास जो है इक्वेशन 9 जो है आप इस तरह जो है वो वहाँ पे बना लेंगे। इक्वेशन 9 जो है आपको क्या शो कर रही है, इक्वेशन 9 जो है आपको ith पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो नज़र आ रही है। तो ये सिंगल पार्टिकल इक्वेशन है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिंगल पार्टिकल इक्वेशन है। तो हमने किस तरह जो है वो अप्लाई किया है नॉन इंटरेक्टिंग की एजम्पशन, और किस तरह से हमने रिड्यूस कर लिया है मैनी पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल सिस्टम में। अब आपको इक्वेशन सिंपली सॉल्व करनी है फॉर ith पार्टिकल के लिए, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हर पार्टिकल के ऊपर, और आप टोटल वेव फंक्शन और टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 9। ठीक है, और जो ये वेव फंक्शन है ith पार्टिकल का, ये जो वेव फंक्शन है इसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो हर एक वेव फंक्शन या एक जो स्टेट है उसको हम जो है सिंगल पार्टिकल स्टेट को जो है उसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और टोटल एनर्जी जो हमने बात की थी कि सम ऑफ ऑल एनर्जी है सिंगल पार्टिकल्स की एनर्जी को जब सम कर दूंगा तो टोटल एनर्जी होगी, और टोटल वेव फंक्शन जो होगा इन सभी ऑर्बिटल्स के जो है मल्टीप्लिकेशन से या इनके प्रोडक्ट से हम जो है निकाल सकते हैं। प्रीवियस की साइड पे हमने इसको डिस्कस किया था। ओके, ये एग्जांपल है, इससे जो है ये आपके पास जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके देखेंगे और आप देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो एग्जांपल क्या है, फाइंड द एनर्जी लेवल्स एंड वेव फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 डिस्टिंग्विशेबल स्पिनलेस पार्टिकल्स। हमने क्या करना है, एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करने हैं और वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है। किन के लिए, 4 डिस्टिंग्विशेबल, 4 जो हैं मुख्तलिफ जो आपके पास पार्टिकल्स हैं जो कि स्पिनलेस पार्टिकल हैं उनके लिए। वो कहाँ पे हैं, प्लेस्ड इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, जो कि एक पोटेंशियल वेल के अंदर मौजूद है। पोटेंशियल वेल जो है ये आपने बहुत अच्छे से पहले सेमेस्टर में प्रीवियस सेमेस्टर में जो है इसको सीखा हुआ है कि किस तरह आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पार्टिकल इन अ बॉक्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है कि 4 पार्टिकल उसी बॉक्स के अंदर हैं, तो आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसकी वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है और उसकी एनर्जी जो है आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसी रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो फाइंड आउट करनी है, और ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है पहले वो फाइंड आउट करनी है, और एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल वेल की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनसाइड जो है वो ज़ीरो होता है पोटेंशियल, और एट द बाउंड्री जो है पोटेंशियल जो है वह इन्फिनिट होता है, इसलिए पार्टिकल जो है उस बॉक्स के अंदर रहते हैं और वो उन वॉल्स को या उस बाउंड्री को जो है वो क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ की हुई। तो आपके पास ये श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, जो कि मैंने आपको डिफ़ाइन भी की और समझाई भी। ठीक है, तो आपके पास आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, क्योंकि आपके पास 4 पार्टिकल्स हैं तो 1 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि आपके पास अगर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी, इस इक्वेशन में। ठीक है, सिंगल पार्टिकल इक्वेशन क्लियर। ओके, अब यहाँ पे I1 इंसर्ट करूँगा तो पहले पार्टिकल की इक्वेशन बन जाएगी, आई की जगह पे 2 इंसर्ट कर दूंगा तो दूसरे पार्टिकल की इक्वेशन बन जाएगी, 3 इंसर्ट करूँगा तीसरे की और चौथे की। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि मैं इस इक्वेशन को ही सॉल्व करता हूँ, इसी इक्वेशन की वेव फंक्शन निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन की जो है वो एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आई की वैल्यू बाद में चेंज करके हम हर पार्टिकल की अलग-अलग एनर्जी निकाल लेंगे।
ठीक है, या फिर उससे टोटल एनर्जी बना लेंगे और इसी तरह टोटल वेव फंक्शन जो है वो हम बना लेंगे। ठीक है, ले जी, उसको सॉल्व करके आपके पास ये एनर्जी आएगी। उसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में सीखा हुआ है कि किस तरह से आप उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करने का तरीका है, तो आप किस तरह से एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं और उसका वेव फंक्शन जो है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वही एक वेव फंक्शन है जो आपने सीखा, 2/L√sin ऑफ n पाई x ओवर a। ठीक है, वही वाला फेमस इक्वेशन, क्योंकि ये पार्टिकल इन अ बॉक्स का है केस है, तो पार्टिकल इन बॉक्स में जो वेव फंक्शन है वो उसके ऐसा ही उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, ओके। अब देखें यहाँ पे आई है, तो आपने पहले पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, तो आई की जगह पे क्या वैल्यू इंसर्ट करेंगे, 1। तो पहले पार्टिकल की एनर्जी निकल आएगी, तो 1 आ गया। दूसरे के लिए निकाल लेंगे तो 2, तीसरे के लिए निकाल लेंगे तो आई की जगह पे 3, और चौथे के लिए निकालेंगे तो जगह पे 4। ठीक है, एम की जो वैल्यू एम आई भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, सबको सम करेंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये वो आपके पास टोटल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सारा फैक्टर सभी में कॉमन है। चेंज क्या है, एम आई और एन आई। तो यहाँ पे एन आई स्क्वेयर हो गया डिवाइडेड बाय एम आई हो गया पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का, ये तीसरे पार्टिकल का, और ये आपके पास चौथे पार्टिकल का। ठीक है, उनको सबको सम करेंगे, आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो निकल आएगी। अब टोटल वेव फंक्शन निकालना है, बिल्कुल वैसे आपको पता है कि प्रोडक्ट के ज़रिए से निकालना है। इंडिविजुअल पहले एक एक को अलग-अलग से निकाल लेना है, फिर इनको आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 पहले पार्टिकल का। ठीक है, आई की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दूसरे पार्टिकल का। इसी तरह आई की जगह पे 3 पुट करेंगे तो तीसरे पार्टिकल का, और इसी तरह चौथे पार्टिकल का निकालेंगे, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेंगे। देखें ये क्या है, पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का, ये तीसरे पार्टिकल का, और ये चौथे पार्टिकल का। और ये जो फैक्टर है, क्योंकि हर पार्टिकल में ये फैक्टर कॉम एक ही है, तो मल्टीप्लाई होने से रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म बनेगी। क्लियर, तो आपके पास ये वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन आ गया किसका, 4 पार्टिकल जो कि स्पिनलेस हैं और बॉक्स के अंदर बंद हैं। ठीक है, या पोटेंशियल वेल के अंदर वो मौजूद हैं। ये 4 पार्टिकल्स का टोटल वेव फंक्शन है और ये उसकी टोटल एनर्जी है। क्या करना है, हमने इसकी जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए आपको पता है कि एन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो आप पहले पार्टिकल के लिए भी एन की वैल्यू 1 रख लें, दूसरे पार्टिकल के भी एन की वैल्यू 1 रख लें, तीसरे के लिए भी 1 रख लें, और चौथे के लिए भी 1 रख लें। जब रख लेंगे तो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, बस आपको अगर एम की वैल्यूज़ पता लग जाएँ, डिफरेंट मैसेज पता लग जाए, तो आप इस इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई ना कोई निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास जो है टोटल एनर्जी निकल आई ग्राउंड स्टेट के लिए। अब वेव फंक्शन निकालना, तो वही एन की वैल्यू 1 सेट कर देंगे सभी में, तो आपके पास ये टोटल वेव फंक्शन निकल आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो है इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहली पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट कोई भी ले सकते हैं, कोई भी इनमें से पार्टिकल जो है तो उसकी एन की वैल्यू 2 कर देंगे तो आपके पास पहली एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा जो है हम जो वो पार्टिकल लेंगे जिसका मास ज़्यादा है, क्योंकि उसकी एनर्जी मास ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हम जो सबसे पहले जो है वो वाला पार्टिकल लेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, वो मास जिसका मास ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स सपोज वो थर्ड पार्टिकल है। ठीक है, M3 जो है वो मोर मैसिव है, तो हम ये कहेंगे कि M3 के लिए जो है n जो है उसकी वैल्यू हम 2 ले लेंगे, उसकी यानी कि एनर्जी उसकी बढ़ा देंगे, बाकी सबकी एनर्जी वही रखेंगे, क्वांटम नंबर बाकी सबके लिए वही रखेंगे। ठीक है, तो अगेन थर्ड यहाँ देखें, थर्ड के लिए हमने 2 से प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पे आप थर्ड के लिए 2 आ जाएगा, 2n² है तो 4 हो जाएगा। तो आपके पास ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकल आई, और इसी तरह आपके पास ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो है वो आपके पास वेव फंक्शन जो है वो निकल आएगा टोटल सिस्टम का। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने प्रीवियसली सॉल्व किया।
ठीक है, तो इससे आपको जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स को। तो वेरी इजी कि आपको सिंगल, आपके पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, अगर नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो वो सिंगल पार्टिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और सिंगल पार्टिकल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, और फिर वहाँ से आप सारे रिजल्ट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी जो है वो सभी पार्टिकल की एनर्जी को सम करके बनेगा, और टोटल वेव फंक्शन जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करके जो है हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिस्टम कौन सा है, आइडेंटिकल पार्टिकल सिस्टम है। तो पहले क्या था, डिस्टिंग्विशेबल यानी कि नॉन आइडेंटिकल, मुख्तलिफ पार्टिकल। अब जो है हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स वो जो कि एक ही तरह के हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने रेड कलर की बहुत सारे बॉल्स ले लिए, तो ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रेड कलर के बहुत सारे बॉल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं। या फिर आप कह लें कि कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जो है बंद किया हुआ है, एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स है सारे। तो ये आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो हम देखते हैं, और फिर जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स में क्या आइडेंटिटी जो है वो लॉस होती है कि नहीं होती है। अगर लॉस हो जाती है तो फिर हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये वो एक्सपेरिमेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके पास प्रोजेक्टर है जो कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये आपके पास दूसरा प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर को मैं कह देता हूँ प्रोजेक्टर 1, और इस प्रोजेक्टर को कह देता हूँ प्रोजेक्टर 2। मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये प्रोजेक्टर 1 और ये आपके पास प्रोजेक्टर 2 आ गया। तो जो प्रोजेक्टर 1 है, यहाँ से जो बॉल या जो भी पार्टिकल आएगा वो पार्टिकल 1 होगा, और इसी तरह से प्रोजेक्टर 2 से जो पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा वो पार्टिकल 2 के तौर पे उसको लेबल किया जा सकता है। ठीक है, चलें अब देखते हैं दो आइडेंटिकल जो बॉल्स हैं जो कि प्रोजेक्टर 1 से और प्रोजेक्टर 2 से निकल के आ रहे हैं, कोलाइड होने के बाद जो है वो डिटेक्टर पे कलेक्ट होंगे। तो हमारे पास दो केसेस हैं। एक तो है लार्ज सिस्टम। ठीक है, अगर हमारे पास पार्टिकल जो है, मैं अगेन यहाँ पे पॉइंटर की तरफ आ जाता हूँ दोबारा। ओके, तो हमारे पास ये दो पार्टिकल हैं। अगर ये दो पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज इनफ है, यानी कि क्लासिकल सिस्टम है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन बॉल्स की ट्रजेक्ट्री को बहुत आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं। हमें पता होगा पार्टिकल 1 जो है वो इधर से आ रहा है, और पार्टिकल 2 जो है वो इधर से आ रहा है, और ये यहाँ पे कोलाइड करेंगे। तो हम इनको जो है यहाँ पे इनकी कोलिजन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स को। ठीक है, कोलिजन, लार्ज ऑब्जेक्ट की कोलिजन को हम बहुत आसानी के साथ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं कि कोलिजन के बाद कौन सा पार्टिकल इस तरफ आएगा और कौन सा पार्टिकल इस तरफ आएगा। तो हम बता सकते हैं कि डिटेक्टर के ऊपर पार्टिकल 1 कलेक्ट हुआ है या पार्टिकल 2 कलेक्ट हुआ है, और इसके लिए बस हमें क्या करना है कि इसको हमने बगौर मुशाहिदा करना है। इसको जो पाथ को है वो हमने शुरू से लेके एंड तक जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, ऑल दो कि इनके कलर सेम है, लेकिन फिर भी हमें पता होगा कि कौन सा पार्टिकल जो है वो डिटेक्टर पे कलेक्ट हुआ है। तो इस तरह ये अपनी जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं करेंगे। जो पार्टिकल हमें पता होगा, जिसको लेवल 1 किया होगा, हमें पता होगा वो लेवल 1 के तौर पे लेगा, हम उसे मुकम्मल तौर पे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन बॉल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो क्या होगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हम इनके जो है ट्रैक को एग्जैक्टली जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने जाते हैं तो मोमेंटम लॉस हो जाता है, और जब आप मोमेंटम एग्जैक्ट फाइंड आउट करने जाते हैं तो पोजीशन लॉस हो जाती है। तो इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, अब क्लासिकल सिस्टम नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो इसके साथ मैटर वेव एसोसिएट होगी। ठीक है, और वो जो मैटर वेव है उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
फिर वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन अ स्पेसिफिक रीजन जो है इस पार्टिकल की वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। इसी तरह इसी दूसरे पार्टिकल की भी, और जब ये कोलाइड करेंगे तो ये वेव फंक्शंस जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। जब ये वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएंगे तब आप नहीं बता सकते कि किसका वेव फंक्शन कौन सा है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं वेव फंक्शंस और ये दोनों ओवरलैप कर गए हैं, मिक्स हो गए हैं, तो आपको नहीं पता। यहाँ से फिर जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा और दूसरा पार्टिकल इस तरफ आएगा तो आप जो है वो नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन से वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्ट हुआ है, क्या प्रोजेक्टर 1 से आने वाला कलेक्ट हुआ है या प्रोजेक्टर 2 से आने वाला जो है यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, तो आप नहीं बता सकते। और दिस इज़ ड्यू टू ओनली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम इन पार्टिकल्स को लेबल नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। आप जैसे क्लासिकल मैकेनिक क्लासिकल अगर पार्टिकल्स लें, बड़े पार्टिकल्स लें, तो आप उनको कलर डिफरेंट कर सकते हैं, तो लेबल कर सकते हैं, एक को 1 लिख सकते हैं, दूसरे को 2 लिख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेबल करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की जो है वो एनर्जी सेम है और ये आइडेंटिकल हैं, हर फिज़िकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के लिहाज से बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इनके वेव फंक्शन भी सिमिलर होंगे और ये ओवरलैप करने के बाद जो है ये हमसे लॉस्ट हो जाएंगे। हमें नहीं पता होगा कि कौन सा पार्टिकल जो है वो डिटेक्टर 1 पे कलेक्ट हुआ है और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर देते हैं। अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है हमारे साथ, तो हमारे लिए जो है वो हमें सॉल्व करने के लिए देखना है कि किस तरह हम ऐसे सूरत हाल में किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही पार्टिकल अगर एक मौजूद है तो आप ऑब्वियसली उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर पार्टिकल 2 आ जाते हैं तो आप बिल्कुल उनको ट्रैक नहीं कर सकते। तो बात करते हैं हम एन पार्टिकल। अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स आ जाएं और वो मिक्स हो जाएं, बिल्कुल जैसे भी हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा 2 पार्टिकल्स को लेके, तो उनका वेव फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जो है बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल जो है वो किस तरफ गया है, कौन सा पार्टिकल किस तरफ चला गया है। लेकिन जो हम काम कर सकते हैं वो ये है कि हम ये बता सकते हैं कि एक सर्टन पार्टिकल की जो एक सर्टन लोकेशन के ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल वैसे ही अब लास्ट जो है अभी एक्सपेरिमेंट किया है, डिटेक्टर है, डिटेक्टर एक लोकेशन है, तो मैं कह सकता हूँ पार्टिकल 1 की कितनी प्रोबेबिलिटी है और पार्टिकल 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है। हम कह सकता हूँ कि पार्टिकल 1 की भी 50% चांसेस है कि वहाँ पे कलेक्ट हो, पार्टिकल 2 के भी 50% चांसेस है वहाँ पे कलेक्ट हो। मैं ये नहीं कह सकता कि पार्टिकल 1 वहाँ पे कलेक्ट होगा या पार्टिकल 2 वहाँ पे कलेक्ट होगा। मैं ये कह सकता हूँ पार्टिकल 1 की भी प्रोबेबिलिटी है कलेक्ट होने की और प्रोबेबिलिटी 2 की भी है वहाँ कलेक्ट होने की। तो सिर्फ हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ मेजर कर सकते हैं। हम जो है ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल किधर मौजूद है या किधर जाएगा या किधर है या किधर गया, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप पार्टिकल देखें, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी तो चेंज नहीं हुई। पार्टिकल 1 की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है वहाँ पे डिटेक्टर पे कलेक्ट होने की, और प्रोबेबिलिटी पार्टिकल 2 की भी उतनी है वही डिटेक्टर पे कलेक्ट होने की। तो अगर 1 को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी में जो है वो चेंज नहीं आएगा। कि वहाँ पे हम ये कह सकते हैं वहाँ पे पार्टिकल की कलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। लेकिन कौन सा पार्टिकल कलेक्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हो रही, वो अनअफेक्टेड है। आप पार्टिकल को चेंज भी कर दें तो प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो आप जो है इस रिज़ल्ट को जो है वो इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, टोटल वेव फंक्शन एन पार्टिकल्स का, और आपको पता है xi1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इस वेव फंक्शन का जब आप मॉड स्क्वायर लेते हैं तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, ठीक है। तो ये भी कहा कि चेंज नहीं होती है जब आप पार्टिकल को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल को इंटरचेंज आपने किया है लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि आई और जे और आई ये पार्टिकल को आपस में एक्सचेंज किया है
तो प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इस इक्वेशन को जो है हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और उस इक्वेशन को जो है वहाँ पे स्क्वायर है, उसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस इक्वेशन 11 बन जाएगी विद प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वेव फंक्शन है या एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स का वो दो तरह का होगा। ठीक है, जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है उनके लिए हमने ये रिज़ल्ट नहीं देखा, ये हमने किसके लिए रिज़ल्ट देखा है, एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। तो ये दो किस्म के वेव फंक्शन होंगे, एक ऑन इंटरचेंज प्लस के साथ, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा वेव फंक्शन के अंदर, और दूसरा अगर आप पार्टिकल को चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन अपीयर होगा। ठीक है, तो दो किस्म के आपके पास वेव फंक्शन होंगे, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, कि ऐसे पार्टिकल्स जिनको एक्सचेंज करने से वेव फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसा वेव फंक्शन जो होता है उसे हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। और अगर पार्टिकल को चेंज करें और वेव फंक्शन चेंज ना हो तो हम कहते हैं कि ऐसा वेव फंक्शन, ऐसा सिस्टम जिसका वेव फंक्शन ये होता है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है एक रूल जो है वो डेवलप करेंगे। ये रूल जो है ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, इसे कहते हैं सिमेट्राइजेशन पोस्टुलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 को जो है यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट भी जो है 11 को जो है वो सपोर्ट करते हैं और उसके एविडेंस मौजूद है, और वहीं से ये पोस्टुलेट जो है वो बनाया गया है। तो ये पोस्टुलेट क्या है कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, कोई भी n आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, अगर उनका फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, तो आप चाहे जैसी मर्ज़ी इंटरचेंज कर ले, वो पार्टिकल, वो जो वेव फंक्शन है वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, और अगर किसी का एंटी सिमेट्रिक है तो वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। मतलब आपके पास सिंपली दो किस्म के ही सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे पार्टिकल का सिस्टम जिनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, और ऐसे पार्टिकल का सिस्टम जिनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है, तो वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा और वो हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा जब जैसे मर्जी आप पार्टिकल्स को चेंज करते जाएँ। ठीक है, तो दो किस्म के वेव फंक्शन, तो ये एक रूल है, और इसके साथ जो है हम फर्दर इसके अलावा और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसके साथ मज़ीद जो चीज़ें जो इस रूल्स में ऐड की गई हैं, नए जो पोस्टुलेट ऐड किए, वो ये है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन है ये किन पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड। अभी हमने बात की ना कि ऐसा पार्टिकल का सिस्टम है जो कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करेगा, और कुछ ऐसा पार्टिकल का है जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को जो है वहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे उस सिस्टम के लिए। तो वो पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटेग्रल स्पिन है, ठीक है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट है, उनसे जो आपके पास उस पार्टिकल के कलेक्शन से जो आपके पास सिस्टम बनेगा, उनका जो वेव फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और उन पार्टिकल्स को जो है हम बोसॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटली बेस्ड एविडेंस है, और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस चीज़ को देखेंगे भी फ्यूचर में जब पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें हम ये देखेंगे ये रूल्स कैसे आते हैं। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका हाफ ऑड इंटेग्रल स्पिन हो, ठीक है, वो कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉन से बना है, क्वार्क से बना है, प्रोटॉन से बना है या पॉजिट्रॉन से बना है, ठीक है, इनका कलेक्शन है, तो इनको हम, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम फर्मियॉन्स कहते हैं, और इनका जो वेव फंक्शन होगा, इन सिस्टम का जो वेव फंक्शन होगा वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, ओके, अब जो हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो हम कंपोजिट पार्टिकल की, यानी कि ये अगर आप देखें कि हाफ इंटेग्रल प्लस हाफ इंटेग्रल, तो ये मुकम्मल फुल इंटेग्रल बन जाएगी। तो कंपोजिट पार्टिकल देखेंगे कि कंपोजिट सिस्टम जो है वो क्या है, उसका वेव फंक्शन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने बात की कि फर्मियोन बोसॉन्स के बारे में। फर्मियोन्स जो हैं वो हाफ ऑड इंटेग्रल जो है स्पिन होती है, और आपके पास जो बोसॉन्स होते हैं वो इंटेग्रल स्पिन होती है। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं। अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, आपको पता है ये डिफरेंट वेव फंक्शंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। फर्मियोन्स जो हैं,
फर्मियंस का जो है पार्टिकल्स जो हैं वो आपको जो है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन देंगे, और बोसॉन्स की कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो आपको सिमेट्रिक वेव फंक्शन देंगे। तो ये डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को भी फॉलो करेंगे। फर्मियंस जो हैं वो फर्मी डायराक जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स जो है ये सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी के लिहाज से इन पार्टिकल्स की, ठीक है, किस तरह स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये एक रूल सेट ऑफ रूल्स हैं। तो फर्मियंस जो हैं फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे, और बोसॉन्स जो हैं वो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये नेक्स्ट में इंशाल्लाह एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई की जा सकती है फर्मियंस के ऊपर और बोसॉन्स के ऊपर। तो ये एग्जांपल के तौर पे हम करेंगे इंशाल्लाह, ओके। ये था आज का लेक्चर। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे कंपोजिट पार्टिकल को, और फर्दर इसी चीज़ को लेकर चलेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।